विद्यार्थी मित्रों, वेलकम अगेन। मैं BD सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 9 जैव अणु और एमिनो अम्ल के बारे में बताऊंगा। जैव अणु मीन्स बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि सजीवों के अणु। सजीवों का निर्माण कुछ अणुओं से मिलकर होता है। हमारी शरीर की पूरी संरचना कुछ अणुओं से मिलकर बनी होती है। जैसा कि हम आपको बताएं कि प्रत्येक कोशिका के अंदर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ होते हैं, तो ये जैव अणु हैं। जीव ऊतकों से मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि। ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो कि रचनात्मक, क्रियात्मक सभी प्रकार से अपना कार्य करते हैं और इसी की वजह से हमारा जीवन संभव रहता है। जीवन की बात करें रासायनिक संगठन की, तो जीवन में सजीव पदार्थ अथवा संगठित पदार्थ की जैव दशा ही जीवन है। संगठित पदार्थ जो होते हैं, सभी सजीवों में मूलभूत पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ संगठित होकर कोशिका के अवयव बनाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये खास करके मुख्य अणु हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर बनता है। रासायनिक संगठन का विश्लेषण करें तो जीवों में कार्बनिक यौगिक किसी रूप में मिलते हैं, यह जानने के रासायनिक विश्लेषण करते हैं। इसके लिए सजीव ऊतक को लेकर अगर हमें ये जानना हो तो सजीव शरीर का ऊतक कौन कौन से द्रव्यों का बना हुआ है, तो हम उस सजीव के किसी एक ऊतक के भाग को लेकर उसे पहले ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में पीसते हैं, घोलते हैं, गाढ़ा रस बनाते हैं और उसे बाद में छान लेते हैं। छानने के बाद जो छनित्र बचता है उसमें अलग पदार्थ होते हैं और जो ऊपर बिना छनित्र बचता है उसमें अलग पदार्थ होते हैं। छनित्र जो होता है, छनित्र यानी जो छना हुआ पदार्थ, छनित्र का प्रयोगशाला में विश्लेषण करने पर हजारों कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करें। और दूसरा द्रव्य है उसमें भस्म बनाते हैं। भस्म अकार्बनिक यौगिकों के विश्लेषण के लिए सजीव ऊतकों को लेकर जलाते हैं। अगर हमें भस्म देखनी है उसकी और अकार्बनिक द्रव्यों के यौगिक विश्लेषण देखना है तो सजीव ऊतक को लेकर जलाते हैं, जिससे कार्बनिक यौगिक वास्तविक भस्म होकर अलग हो जाते हैं और बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। भस्म यानी कि जलाने पर भस्म कहते हैं। भस्म में अनेक अकार्बनिक यौगिक होते हैं। सजीव व निर्जीव में पाए जाने वाले निम्न प्रकार के द्रव्य कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की मात्रा भूपर्पटी में, भूपर्पटी मतलब भूमि की ऊपर की कृष्ठ को देखें और उसको जला करके उसमें द्रव्यों को निकालें तो ये पदार्थ मिलते हैं, और मनुष्य के शरीर में देखें तो ये पदार्थ इस मात्रा में मिलते हैं। दोनों का कंपैरिजन यहाँ दिया गया है। कंपैरिजन में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं। कोई द्रव्य शरीर में कम पाया जाता है तो ज़मीन में ज़्यादा पाया जाता है, कुछ पदार्थ सजीव में अधिक पाए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग पदार्थ अलग अलग सजीवों के अंदर और ज़मीन में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन में पाए जाने वाले इन्हीं पदार्थों से सजीव का निर्माण हुआ। जीव ऊतकों में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों की बात करें तो अकार्बनिक तत्वों में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पानी ये अकार्बनिक द्रव्य हैं, जिनके सूत्र लिखे हुए Na, पोटेशियम ये K, कैल्शियम Ca, Mg, मैग्नीशियम और H2O जैसे द्रव्य ये पाए जाते हैं सजीव ऊतकों में। इन द्रव्यों को अलग करके हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात करें एमिनो अम्ल की, तो जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं। एमिनो अम्ल के अणु में एक कार्बन परमाणु होता है। कार्बन की चारों संयुक्ताओं में से एक संयुक्ता हाइड्रोजन परमाणु से दूसरी कार्बोक्सिलिक समूह, तीसरे एमिनो समूह तथा चौथी संयुक्ता एल्किल समूह से संतुष्ट रहती है, जुड़ी रहती है। एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़कर पेप्टाइड बंध बनाते हैं तथा जल का अणु मुक्त करते हैं, पानी का मॉलिक्यूल मुक्त करते हैं। एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहते हैं। एल्कली समूह की प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु 21 प्रकार के एमिनो एसिड अनिवार्य होते हैं।
कोशिका में ऐसा कहा जाता है कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। यहाँ 21 प्रकार लिखे हैं, यानी कि 1-2 एमिनो एसिड ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। यहाँ 21 प्रकार के एमिनो एसिड दिए गए हैं। एमिनो एसिड के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करें तो मुख्यतः एमिनो एसिड कार्बोक्सिलिक समूह व एल्कली समूह पर एमिनो एसिड के भौतिक व रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ये जैसे कि हम इसका सूत्र लिखें तो एमिनो व कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर एमिनो 3 प्रकार के होते हैं। एक अम्लीय प्रकार के ग्लूटामिक एसिड, क्षारीय प्रकार के लाइसिन और उदासीन वेलाइन, ऐसे एमिनो एसिड हैं। इनकी संरचना देखें तो कार्बन यहाँ NH2, यहाँ पर COOH, एक तरफ यहाँ पर H होता है और एक तरफ यहाँ H या R समूह होता है। ये R समूह क्रियाशील होता है जो बदलता रहता है। इसी के बदलने के आधार पर इनकी गुणधर्म बदलते रहते हैं। इस तरह 4 बॉन्ड होते हैं, चारों बॉन्ड पर अलग अलग लगे रहते हैं। ये एमिनो समूह है और ये कार्बोक्सिल समूह है। कार्बोक्सिल समूह एसिडिक होता है और एमिनो समूह बेजिक होता है। इस तरह से इनकी रचना बनी होती है। इस रचना को घुमा करके H यहाँ रख दें, COOH यहाँ रख दें, ऐसा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, परंतु ये इस तरह से जोड़ने के लिए इस प्रकार से लिखा जाता है। एल्कल समूहों के आधार पर कुछ एमिनो एसिड एरोमेटिक प्रकृति के भी होते हैं, जैसे कि यूरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन। यहाँ पर देखिए कुछ एमिनो एसिड, कुछ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो द्रव्य हैं उनकी सबकी रचना देखें तो यहाँ देखिए एमिनो एसिड यहाँ पर लिखे हुए हैं। C के साथ COOH, H और H, ये H समूह, CH3 समूह, यहाँ ये समूह अलग अलग हैं। यहाँ पर हम R लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं तो R लिखते हैं। R यानी कि R = यहाँ H हो गया, यहाँ R = CH3 हो गया, यहाँ R = CH2OH हो गया। तो यानी R की मात्रा बदलती रहती है, इसके आधार पर ये एसिडिक और बेजिक बन जाते हैं, गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा और कई द्रव्यों का अध्ययन करें तो यहाँ हम एक एमिनो एसिड की संरचना का अध्ययन करते हैं, इसको जोड़ते हैं डाइपेप्टाइड द्वारा। तो कैसे जोड़ेंगे? CH, COOH, NH3, ये प्लस लगा देंगे और यहाँ H जो है एक हटा देंगे। यहाँ से CH यहाँ लगा हुआ है ना, इसके साथ ये R आ जाएगा। यहाँ इसकी संरचना के साथ इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर CHR, ये NH3, ये पॉजिटिव, अगर इसमें से एक H निकाल देंगे, पानी त्याग कर देंगे तो ये बच जाएगा COO। अब ये COO जो है, ये COO बॉन्ड मुक्त कर दिया इसने। ये अलग अलग प्रकार के हैं। B को प्राथमिक रूप से आयन के रूप में अलग अलग प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसी तरह से इसको हम इस तरह चेंज कर सकते हैं और ये है CNH2 CH, ये R और COO बॉन्ड। यहाँ पर H हटा दिया, यहाँ पर से H हटा दिया। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो जोड़ करके डाइपेप्टाइड बना सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। ये एमिनो एसिड की परिवर्तित रचना है। अगर हम नेक्स्ट लिपिड के बारे में बात करें तो टॉपिक है लिपिड्स। जिन्हें वसा भी कहते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं। वसा के अणु का निर्माण एक अणु ग्लिसरीन व 3 अणु वसीय अम्ल से होता है। एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड वसा, इनसे मिलने के बाद इसकी रचना बनती है। ये रचना कैसी होती है ये देखिए, यहाँ पर ये ग्लिसरॉल का अणु है, ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड है।
इसको हम प्लस कर दें यहाँ तो इसके इक्वल टू ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। 3 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल हैं CH2 CH CH2 OH OH OH, ये ग्लिसरॉल है, ये ट्राईहाइड्रोक्सी है और यहाँ पर ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है। इस फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो तीनों के साथ बंध बनाएंगे COOH COOH, ये तीनों जुड़ जाएंगे और ये R के साथ दूसरा नंबर R, ये पहला नंबर R, ये तीसरा नंबर, ये तीनों R1 R2 R3 ये फैटी एसिड है, वसा अम्ल है 3। इनको हम थ्राइस कर देंगे और इससे बन जाता है ट्राइग्लिसराइड और यहाँ बनने वाला बंध बन जाता है एस्टर बंध। यहाँ पर दूसरा देखिए, ये फॉस्फोलिपिड है जो फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी संरचना में CH2 CH CH2 वो यही सूत्र है, ये का ये सूत्र यहाँ साथ में ले लिया है। इसके साथ हमने जोड़ दिया CH2 CH2N CH3 CH3 CH3, यही थ्राइस CH3 जोड़ दिया। खाली इतना भाग जोड़ दिया तो ये बन गया फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में ये हेक्सोस शर्करा और पेंटोस शुगर आपस में जुड़कर एक लंबी संकड़ बनाती हैं, तब इसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार लिपिड है लेकिन इसकी संरचना भिन्न प्रकार की है, लेसिथिन की भिन्न प्रकार की है। तो यहाँ पर ये लिपिड, यहाँ से ये एक ट्राइग्लिसराइड लिपिड बना के देखा, सरल लिपिड, ये जटिल लिपिड है जो फॉस्फोलिपिड के रूप में है, इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और ये स्टीरॉयड है। इस तरह से ये लिपिड की संरचना है। वसीय अम्लीय संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं, इन्हें निम्न सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। ये R यानी क्रियाशील समूह और COOH इसके साथ लग जाएगा। R इक्वल टू यहाँ अलग अलग संख्या हो सकती है। R इक्वल टू हो सकता है CH3 CH2 का होल 14, ये R इक्वल टू होगा। इसके साथ हमने यहाँ पर COOH जोड़ देते हैं। अगर इसके साथ COOH जोड़ दें तो पूरा सूत्र फैटी एसिड का बन जाएगा। R में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से 19 तक हो सकती है। यहाँ ये हमने 14 लिखा है ना, ये 1 से लेकर 19 तक हो सकता है। जैसे पामिटिक एसिड में यहाँ R14 है, ये मैंने अभी बताया, यहाँ पर ये बताया, ये R14 ये पामिटिक एसिड में है। ग्लिसरॉल या ट्राईहाइड्रोक्सिल प्रोपेन होते हैं। लिपिड्स के प्रकार देखें तो लिपिड्स के 3 प्रकार हैं, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और स्टीरॉयड। तो सरल लिपिड में केवल लिपिड में वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के ही अणु होते हैं, तो उसे साधारण लिपिड कहते हैं। इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। दूसरे हैं संयुक्त लिपिड, जब लिपिड्स वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के अतिरिक्त फॉस्फेट या नाइट्रोजन के अणु भी जुड़े हों तो उसे संयुक्त लिपिड कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली, हृदय, यकृत, वृक्क आदि में पाई जाती है। इस तरह के होते हैं संयुक्त लिपिड। एग्जाम्पल है जैसे लेसिथिन, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया। लेसिथिन एक संयुक्त लिपिड है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था अभी, ये संयुक्त लिपिड है। एग्जाम्पल है लेसिथिन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तीसरे हैं व्युत्पन्न लिपिड। ये साधारण व संयुक्त लिपिड के व्युत्पन्न होते हैं, इनमें से उत्पन्न होते हैं। ये तंत्रिका ऊतक, त्वचा, मस्तिष्क आदि में पाई जाती हैं। इनमें स्टेरॉइड्स, स्टेरोल्स व कैरोटेनॉइड, कोलेस्ट्रॉल आदि शामिल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का सूत्र यहाँ मैंने आपको दिखाया, ये कोलेस्ट्रॉल, ये व्युत्पन्न लिपिड हैं। इनको हम व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। इस तरह से ये लिपिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस की रचना के बारे में देखें, ये जो कि न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, हमारे केंद्रक में DNA RNA का निर्माण यही करते हैं। तो जीवों में अनेक कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन क्षार ये निम्न प्रकार के होते हैं, एक एडिनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ये पहले होते हैं प्यूरिन प्रकार के, जिसमें एडिनिन और ग्वानिन आता है, और दूसरे होते हैं
पिरामिडीन प्रकार के, जिनमें थायमिन, साइटोसिल और यूरेसिल होते हैं। यूरेसिल के ऑब्लिक में थायमिन होता है, या तो थायमिन होगा या तो यूरेसिल होगा। प्यूरिन बेस जो होते हैं वो 2 रिंग वाले होते हैं, जिनमें 2 रिंग पाई जाती हैं, और पिरामिडीन बेस में 1 रिंग पाई जाती है। रिंग एक तरह की हेक्सोज रिंग। जैसे कि यहाँ देखें तो यूरेसिल में ये सिंगल रिंग वाला बता देता हूँ। यहाँ पर मैं ये सिंगल रिंग है, और सिंगल रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH O, यहाँ पर NH, और यहाँ बॉन्ड लगेंगे, इसलिए CH आ जाएंगे यहाँ पर। इस तरह से ये हो जाएगा यूरेसिल का सूत्र। और डबल हेलिक्स रचना वाला जो कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बने हुए हैं ये प्यूरिन बेस है। प्यूरिन एडेनिन है। एडेनिन में 2 रिंग है, या NH2 या NH, ये 2 रिंग वाला है, और ये एडिनोसिन सिंगल रिंग वाला है। एडिनोसाइन कहेंगे इसको, एडेनिन लग गया, और CH2OH, यहाँ पर एडेनिन एसिड बन जाता है, ये एडेनिलिक एसिड, और ये यूरेसिल है तो यूरिडीन बन गया। तो ये जो है सिंगल रचना वाले हैं, ये प्यूरिन बेस हैं, ये पिरामिडीन बेस हैं। ये नाइट्रोजन क्षार हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। जब इसके साथ यूरेसिल जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। ये नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोक्साइड बनाते हैं। यदि न्यूक्लियोक्साइड से फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तब ये नवनिर्मित न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स संयोजित होकर न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, जब इसके साथ न्यूक्लिक एसिड के साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बना करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये पेंटोस शुगर है। इस पेंटोस शुगर से, ये पेंटोस शुगर है, शुगर मतलब शर्करा, पेंटोस शर्करा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटोस शर्करा, मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये पेंटोस शर्करा है, रिबोज या डीऑक्सी रिबोज। अगर ये रिबोज प्रकार की है तो रिबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और इसके साथ में अगर यहाँ में ये वाला यूरेसिल जोड़ दूँ या एडेनिन जोड़ दूँ, या मान लीजिए मैंने एडेनिन जोड़ दिया, ये एडेनिन जोड़ दिया, तो बन गया ये न्यूक्लियोसाइड, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड ये। और अगर इसके साथ मैं फॉस्फेट भी जोड़ दूं 5 नंबर पर, ये फॉस्फेट जोड़ दिया, तो बन गया ये न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये इसकी प्राथमिक जानकारी थी। अब इसके बाद विस्तार में पढ़ेंगे।